नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन की खास पेशकश विकल्प जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं आज अखबारों की क्या सुर्खियां हैं उस पर भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तमाम अखबार है मेरे पास दैनिक जागरण की, तो इसके फ्रंट पेज पे बच्चों को भयावह भविष्य न दे, इस खबर को यहां पर लिया गया है। प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित यहां पर अधिकरण ने सरकारी एजेंसियों को लगाई है फटकार और रोज धुलेंगी एनसीआर की सड़कें, इस तरीके की खबर को यहां पर रखा गया है। दूसरी खबर की अगर हम बात कर ले तो इसी खबर से जुड़ी दूसरी अखबार ने भी इस खबर को यहां पर लिया है, फ्रंट पेज पे तरजीह दिया है। बढ़ते प्रदूषण से बच्चों का भविष्य खतरे में, एनजीटी ने कहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली केंद्र दोनों को लताड़ा है, इस खबर को यहां पर रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के पॉल्यूशन जिस तरीके से दिल्ली को अपनी आगोश में लेते चली जा रही है, इस खबर को यहां पर रखा गया है। और अगर हम बात करें दैनिक भास्कर और जनसत्ता की, तो इनके फ्रंट पेज पे है माले के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, इस खबर को यहां पर रखा गया है। और इस खबर को यहां पर ये भी कहा गया है रख करके कि दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी हालांकि इस मामले पे। और फेरा उल्लंघन के समन को कथित रूप से स्वीकार नहीं करने से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और दूसरी अगर हम बात करें प्रदूषण पर केंद्र दिल्ली को एनजीटी की फटकार, कहा बच्चों को तो खौफनाक भविष्य कम से कम मत दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन जिस तरीके से है आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से एक धुंध की चादर ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले रखा है। और इसकी वजह से बच्चे भी जो खासकर जो सांस जैसी बीमारियों से ग्रसित है, प्रभावित है, वो जूझ रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब के यहाँ पर पर्यावरण सचिव भी 8 नवंबर को तलब किए गए हैं प्लास्टिक धूल कूड़े पर भी ध्यान दे। और धुंध का असर यहाँ पर एमसीडी के स्कूल आज रहेंगे बंद, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। इधर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर लखनऊ के जिनेश्वर मिश्र पार्क में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। समारोह को लेकर सपा ने जबरदस्त तैयारी भी की है। रजत जयंती समारोह के जरिए सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपनी ताकत दिखाएंगे। समारोह में देश के दिग्गज समाजवादी नेताओं को भी बुलाया गया है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव, आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला, जाने माने वकील राम जेठमलानी, समाजवादी चिंतक संतोष भारतीय, जेडीयू नेता केसी त्यागी शामिल होंगे। समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन छठ की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि बिहार में छठ की धूम देखी जा रही है, खासा उत्साह है। और समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव संभाल रहे हैं। और जिन नेताओं को पिछले दिनों सपा से बर्खास्त कर दिया गया था, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं ले पाएंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने रजत जयंती समारोह में ऐसे नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऐसे नेताओं को रोकने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और सीएम अखिलेश के समर्थक जो हैं, इन नेताओं को कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर जिला प्रशासन उहापोह में है और उसकी स्थिति में है। शिवपाल सिंह ने खुद इस मामले में डीएम और एसएसपी से बातचीत भी की है। शिवपाल ने कहा है कि ये नेताजी का फैसला है। जाहिर है कि रजत जयंती समारोह में कई बड़े नेता भी आ रहे हैं और सपा के दिग्गज नहीं चाहते हैं कि ऐसे में कोई हंगामा हो, खलल पड़े, यानी कि शांतिपूर्ण इस कार्यक्रम को निपटाया जाए। कुल मिलाकर के यही लक्ष्य है। और हालांकि जिस तरीके से जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनके लिए ये दरवाजे हालांकि बंद रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के शिवपाल ने यह भी कहा है कि नेताजी का ये फैसला है, तो जाहिर है कि रजत जयंती समारोह में कई बड़े नेता भी आ रहे हैं और सपा के दिग्गज नहीं चाहते हैं कि ऐसे में कोई हंगामा हो। इसको देखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया। और समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह को लेकर के लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। हाँ, आप देखेंगे कि सुबह 4 बजे से लोग आ गए हैं और माननीय नेताजी को और माननीय मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। रजत जयंती समारोह में लगभग 10 लाख समाजवादी पार्टी के नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के असली हीरो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं।
और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट राय तपन भारती जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की खबरों से मैं आपसे डिस्कशन शुरू करना चाहूंगी। आज रजा जयंती समारोह मनाया जा रहा है, कितना सफल होगा ये? क्योंकि कई तरीके के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं जो ऐसे अखिलेश के करीबी है जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उनके लिए दरवाजे ये बंद हैं। रजत जयंती तो बहाना है। एक्चुअली ये कार्यक्रम 2 महीने पहले होना चाहिए था। 25 साल जो है सितंबर में पूरा हुआ है। दरअसल अगले वर्ष चुनाव होना है, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होना है, उसके लिए एक वोटरों तक मैसेज देना है। लेकिन जो मुलायम सिंह ने जो कल जो आदेश दिया जिला प्रशासन को आमतौर पर मुख्यमंत्री ही आदेश दे सकते हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने जो प्रशासन को जो हिदायत दी वो थोड़ा सा उनके लिए ऑकवर्ड पोजीशन बन गई है मुख्यमंत्री के लिए कि पिता के आदेश को कलेक्टर माने या सीएम अपनी बात मनवाएं, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं जो जिसे वो काफी उनसे लगाव रखते हैं उनको आने से रोका गया है। और उन कार्यकर्ताओं का ये भी दावा है कि उन्हें एसएमएस मिला है। एसएमएस की टेक्नोलॉजी आजकल है, शायद शिवपाल सिंह यादव के जरिए जो पार्टी ने जो भेजा होगा मैसेज वो उन तक पहुंचा है। वो कहते हैं कि एसएमएस में तो हमें इनवाइट किया गया है। तो आज प्रशासन के लिए बहुत ही चैलेंज होगा और ऐसे में कुछ गड़बड़ी की आशंका हो। एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे थे, जो विजुअल आप दिखा रही थी, कि 10 लाख तक लोग आ सकते हैं। 10 लाख का तो एक शहर होता है और 10 लाख की संख्या कैसे आएगी वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से वो समाजवादी पार्टी इसको चुनाव की दृष्टि से कैश कैसे करती है, इसको कैसे भुनाती है, ये उनके लिए है। मैसेज क्या देना चाहती है और जनता के लिए अगले 5 साल के लिए लुभावने वादे क्या होते हैं, वो सारी चीजें सामने आएंगी। इससे अखिलेश और मुलायम के बीच का एक कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा कि ताकतवर नेता के रूप में पिता उभर रहे हैं या पुत्र उभर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा रजा जयंती समारोह मनाया जाए, यानी कि सफलता का एक तरीके से हम कह सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी। और आगे तो जश्न आधा अधूरा नहीं है, क्योंकि सीएम अखिलेश यादव तो खुश नहीं ही होंगे, क्योंकि उनके समर्थकों को, उनके नजदीकियों को जो है उनको दूर रखा गया है। जी, ये तो है कि जो उनके समर्थक हैं, जिसे वो चाहते हैं, उन्हें दूर रखा गया है। और पुत्र के सामने एक कश्मकश है कि पिता की बात मानी जाए या अपनी बात मानी जाए। बिल्कुल। यहाँ पर अखिलेश के लिए बहुत ही एक चुनौती है कि उसे बैलेंस लेकर, अब मुझे नहीं लगता है कि मुलायम की बात वो मानने से इनकार करेंगे। बाद में कोई अलग रास्ता निकले तो वो डिफरेंट एक बात होगी। बिल्कुल, तो बाद में कुछ अलग निकलता है तो ये डिफरेंट बात होगी। लेकिन बात तो अभी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के हो रही है। फिलहाल इसके बाद पार्टी किस दिशा में जाती दिख रही है? क्या लगता है आपको रजत जयंती समारोह मनाने के बाद किस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आने वाली है? नाराजगी दिखेगी एक बार फिर सीएम अखिलेश यादव? सर्वे जो आ रही है, कुछ एजेंसियों ने जो सर्वे कराई है, उससे सपा के लिए चिंता की बात है कि वो उसके लिए खतरे की घंटी बज रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। पिछले चुनाव में 2/3 बहुमत से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आ गई। जिस तरह से पार्टी में अंतर कलह हुआ, जिस तरह से लड़ाइयां आपस में हुई, उससे वोटरों में, जनता में कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है। लोग डेंगू की बीमारियों से, चिकनगुनिया की बीमारियों से लड़ रहे हैं और किसानों की हालत अंदर से खराब है। ऐसे में आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तो इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा वो कार्यकर्ताओं के सामने कि हम परिवारवाद से अलग हैं, हम यूपी की जनता का हितों का ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इतने बड़े राज्य को कंट्रोल करने वाला परिवारवाद से अलग है। वाकई लगता है आपको जिस तरीके से परिवारवाद हावी हुआ था सीएम अखिलेश यादव पे, क्या हम ये कह सकते हैं कि परिवारवाद अलग है और इनकी राजनीति समाजवादी अलग है? देखिए, समाजवाद यहाँ चल रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, वो तो वोटर आपको तय कर देगा। जो जिस तरह से एक ही परिवार के 5 लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, इतनी बड़ी संख्या में है, वो तब भी जनता उसको इग्नोर कर देती है, बर्दाश्त करती है। दक्षिण भारत में भी परिवारवाद है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहाँ के प्रशासन काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि काम है तो परिवारवाद को लोग झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन काम भी नहीं हो रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसको टॉलरेट कर पाएगी। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की जनता मतलब टॉलरेट नहीं करेगी। आगे यही लगता है कि समाजवादी पार्टी अब खाई में जाती जरूर दिख रही है, कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, यदि ये अपने मैसेज क्या देना चाहते हैं
उसे स्पष्ट करें, उसकी लाइन स्पष्ट करें। बसपा की निगाहें इन पर लगी हुई है, बसपा लगातार इस चीज को वॉच कर रही है कि कितना इनका अंदरूनी झगड़ा बढ़ता है। बसपा को सबसे बड़ा जो फायदा जो होने वाला है वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा तबका जिसने परिवारवाद की वजह से कांग्रेस से पिस हटकर गई है। समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और उत्तर प्रदेश में 15 से 18% मुस्लिम वोटर है। वो जिधर जाएगा उधर उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। बसपा की तरफ टोटल वोट शिफ्ट हो जाता है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान, बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय होगा कि वो जो चाह रही है समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों और जो बसपा हुआ है। को स्वतः, हालांकि बसपा को नुकसान बहुत हुआ है, उनके बहुत सारे जो धुरंधर नेता थे, जो बहुत सीनियर लीडर थे, उनको बीजेपी ने ले लिया। वो अंदर से परेशानी उनकी भी है, लेकिन अपनी जो लड़ाइयां इनकी जो जारी है ना, उसका लाभ कोई तीसरा लेके जा रहा है, तीसरा लेके चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इधर शरद यादव, देवगौड़ा, लालू यादव समेत तमाम नेता लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ पहुंचकर इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, ये तो आज जो सिल्वर जुबली कार्यक्रम है, हम लोगों का सब लोग एक साथ थे और इसलिए सिल्वर जुबली के कार्यक्रम में इस खुशी के मौके पर हम सब लोगों को याद किया गया है, इसमें शरीक होने आए। स्थापना समिति समाजवादी पार्टी का स्थापना बैठक है, उसमें हम शरीक होने आए हैं, विश करने आए हैं, और फिर यहाँ हमारी सरकार बनेगी। पर्पस क्या पर्पस है यहाँ पर भाजपा को जैसे बिहार से खदेड़ा उसी तरह से यूपी से खदेड़ो, भगाओ। तो सुना आपने किस तरीके से तपन जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि रजत जयंती समारोह में हम शामिल होने आए हैं, नेता उनको भेजा गया था, और कुल मिलाकर के अगर शामिल होने आए हैं तो जाहिर सी बात है उस चीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन की भी बात है कि अगला गठबंधन कैसे हाँ, बने, बिल्कुल यही सवाल, क्योंकि यूपी में जेडीयू भी कुछ सीटें झटकना चाहती है। बिहार से लगे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, देवरिया, गोरखपुर, कई बस्ती वगैरह, इन जिलों में जेडीयू अपने कैंडिडेट को उतारना चाहता है। अच्छा, ये सारे एक साथ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी ना बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसका इम्पैक्ट यूपी में भी है। बहुत सारी महिलाओं को, नीतीश कुमार ने वहां भी हामी भरी थी जब बिल्कुल संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता को, तो उन्होंने कहा था कि शराबबंदी लागू हो या ना हो, तो जेडीयू अपनी जगह बनाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि सपा को शायद एक मजबूरी है कि जो लोकप्रियता घटी है, कांग्रेस से भी गठबंधन की बातचीत चल रही है, तो ये आज जो मंच पर कौन कौन आता है, बैठता है, और वो उससे एक इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि सपा का गठबंधन आगे चलकर किनके साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सहयोगी अनामिका भी इस बीच जुड़ चुकी है फोन लाइन पे। अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी रजत जयंती समारोह को लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं नेताओं की तरफ से, कैसा माहौल है इस बीच उत्तर प्रदेश में? देखिए जी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 24 साल पूरे हो चुके हैं। 25वें साल में पार्टी कदम रख रही है, तो जाहिर है कि ये दिन समाजवादी पार्टी के लिए और खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जाहिर है कि आज इस मंच पे जिस तरह से अलग अलग नेताओं को बुलाया गया है, तो चाहे वो आरएलडी से आज लालू यादव हो या फिर जेपी से नेता आ रहे, तो कहीं न कहीं संदेश देने की भी कोशिश है कि कम से कम बदलते परिवेश में आज जो इंडियावादी विचारधारा के नेता है और जो गांधीवादी विचारधारा के नेता है वो आज एक मंच पर दिखाई देंगे। हालांकि कहा आदेश है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है या खुद शिवपाल यादव उन्होंने इस बात की नहीं किया है कि गठबंधन को लेकर क्या। अच्छा, गठबंधन जैसे भी क्या संकेत मिल रहे हैं, आसार दिख रहे हैं कि आज रजत जयंती समारोह के जरिए इन सारी बातों का भी जिक्र किया जाएगा, ऐलान किया जा सकता है, ऐसा कुछ? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम के पहले भी चौधरी अजीत सिंह कर चुके हैं और माना ये जा रहा है और खबर ये है कि कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर के जो दोनों तैयार है, ऐसे में आज का पार्टी नेता मंच पे होंगे, तो जाहिर है कि पार्टी तमाम लोगों के साथ साथ आगामी चुनाव में भी शक्तियां कि नेता एक साथ काम करेंगे, इसको भी लेकर करने की बात सामने आएगी।
चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, रुक करेंगे आपका। और सुना तपन जी आपने किस तरीके से हमारी सहयोगी ने कहा आज इस मंच से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसा सुनने को मिल सकता है, जिसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे थे। परिवारवाद के बीच जो कशमकश छिड़ा हुआ है वो उससे निकल कर ये यूपी के लिए कुछ प्लान घोषित करें। जनता तो यहाँ त्राही माम कर रही है। मैंने आपको बताया ना पिछले सेगमेंट में कि डेंगू और चिकनगुनिया से जो स्टेट परेशान है, हर घर में आप जाके सर्वे कराइए, हर घर में कोई चिकनगुनिया या डेंगू का मरीज आपको दिखेगा। उस राज्य में ये परिवार सत्ता के लिए लड़ रहा है, इसे जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। अब ये एक नई समस्या आ गई है यूपी के, दिल्ली से सटे हुए यूपी के जिलों में कि प्रदूषण से दम घुट रहा है, लोग मरने की स्थिति में है, बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये सारी खबरें एनजीटी ने नेबरिंग स्टेट जो है उसमें यूपी को भी नहीं छोड़ा है कि आप कर क्या रहे हो, आप 10 महीने तक सोए रहते हो। इन तमाम समस्याएं हैं जिस पर प्रशासन को करना चाहिए। जनता ने किस लिए चुना है? क्या राजभोग करने के लिए? क्या आपको सत्ता का ऐश करने के लिए किया है? आपको चुना गया है जनता की समस्याओं को ठीक करने के लिए। सड़कें बनाइए, स्वास्थ्य के मामले पर है सो हेल्थ के मोर्चे पर आप काम कीजिए। किसी भी मोर्चे पर काम नहीं हो रहा है। यदि कुछ काम हुआ भी है तो वो धुलता हुआ नजर आ रहा है। वो अखिलेश यादव और उनके खिलाफ जो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है, ये सपा को विनाश की ओर ले जा रही है। मुझे लगता है कि परिवारवाद से ऊपर उठना उनका बहुत जरूरी है, और ये जब तक मुलायम गंभीर मैसेज नहीं देते हैं तब तक नहीं। मैं आपको बार-बार संकेत दे रहा हूं। अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक करने की तो बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, लेकिन ये सारी चीजें सबके सामने आई हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ठीक करना एक अलग बात है कि चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी दबाव जो है, उनकी पत्नी का दबाव हो सकता है, अमर सिंह का दबाव हो सकता है, छोटे भाई का दबाव हो सकता है। उस दबाव के बीच में वो रास्ता नहीं समझ पा रहा है कि हम बेटे के साथ चलें। परिवार के दबाव की वजह से पार्टी और संगठन में एक विलक्षण बात है कि मुलायम सिंह ने ही अखिलेश यादव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज पॉपुलैरिटी में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। जितनी भी पॉपुलैरिटी की जो एजेंसियों के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अखिलेश यादव की छवि उभरती हुई नजर आ रही है। उनके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लग रहे हैं। प्लानिंग करने में, विकास के मामलों में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे लखनऊ से आगरा तक का हाईवे उन्होंने बनाया बहुत कम समय में, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना। लखनऊ में मेट्रो बन गया। इस तरह की जो चीजें हैं, सरकार सपा को तो चाहिए कि इसको भुनाएं और इसको जनता तक बातें पहुंचाएं। लेकिन जो मोर्चे जो मैं बार बार गिनवा रहा हूं कि इन मोर्चों पर भी उन्हें काम करने की जरूरत है। किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानों को आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें सहायता नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें आत्महत्या से नहीं बचा पा रहे हैं। ये सारे जो पहलू हैं पर विचार करने की जरूरत है, नहीं तो अगला इलेक्शन बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल 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 भारी पड़ने वाला है वाकई में, क्योंकि जो मौजूदा परिस्थितियां उसके हिसाब से अगर हम बात करें, उसको देखा जाए, उसका जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी खिसकती नजर आ रही है, जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है राज्य में। इधर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लहर बनाने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहारनपुर में इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। ये परिवर्तन यात्रा 5 से 9 नवंबर के बीच 4 हिस्सों में शुरू होगी। 24 दिसंबर तक चलने वाली इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 क्षेत्रीय सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के 2 वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र 10-10 सभाओं में मुख्य वक्ता होंगे। यात्रा में शामिल रथ करीब 50 दिन में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और यात्राओं में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता रामविलास पासवान और रामदास अठावले भी रहेंगे, जो एनडीए के 2 प्रमुख दलित चेहरे हैं। 24 दिसंबर को लखनऊ में रैली कर पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट तपन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और आइए इस पर भी उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं, इस विषय को भी उठाते हैं। तपन जी, जिस तरीके से एक तरफ समाजवादी पार्टी रजत जयंती समारोह मना रही है, उसका जिक्र किया अभी हमने, क्या क्या मुश्किल दौर है उसके सामने, क्या चुनौतियां हैं, बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में कैसी छवि है बीजेपी को? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, सिर्फ असम में सफलता मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उत्तर प्रदेश में यदि सफलता नहीं मिली तो केंद्र में शासन चलाना बहुत मुश्किल जाएगा। क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ और मोदी जो प्रधानमंत्री बने, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। मात्र 3 सीटें हारी थी, बाकी सारी सीटें
कांग्रेस बीजेपी के पास आ गई थी। अब उस लिहाज से कम 2/3 बीजेपी को बहुमत आना चाहिए, लेकिन सर्वे के मुताबिक ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुमत भी पा पाएंगे। 2/3 की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो परिवारवाद का जो झगड़ा चल रहा था, जो आपसी जो लड़ाई थी सपा के अंदर, उसका लाभ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बीजेपी को दिख रहा है। मैं निष्पक्ष रूप से आपको समीक्षा कर सकता हूं कि बसपा को ज़्यादा लाभ दिख रहा है, क्योंकि बीएसपी मुस्लिम वोटर बसपा की ओर यदि जा रहा है तो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा। बीजेपी के पास सपा के जो वोटर आ सकते हैं, यादव वोट तो नहीं आएंगे, लेकिन राजपूत वोट हो सकता है या ब्राह्मण वोट जो शिफ्ट हो सकता है, वो थोड़ा बहुत लाभ दिखेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं परिवर्तन कि यात्रा लेकिन का फिर कितना भी असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता पे? देखिए, परिवर्तन यात्रा से तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन यात्रा सभी पार्टियां करती हैं, एक परंपरा चली आ रही है। जनता में मैसेज किया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का जो मैसेज गया है, वो उस मैसेज का लाभ, उस संदेश का लाभ, उस लेकिन किरकिरी भी तो हुई है बीजेपी की कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने के नहीं, बाद उसमें इसको दो तरह के लोग राजनीतिक हैं। लाभ लेने की नहीं, कोशिश ये की दो है तरह के बीजेपी ने। लोग हैं। एक तो जो गहराई में समझते हैं लोग कि दो देशों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन को लीक नहीं करना चाहिए। ये एक वर्ग सोचता है कि इसे लीक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई सरकारें करती हैं, भारत सरकार ने पहले भी किया है। एक वर्ग वो है जो मोदी के इस कदम को पसंद करता है, उसकी संख्या ज्यादा है। वो इस बात से खुश है कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ और सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में सरकार ने दमखम के साथ कहा, पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दी। वो इससे खुश है। वो चाहता है कि भारत सरकार पाकिस्तान को दबा के रखे, धमकी देता रहे और उसे बताता रहे। इसलिए बार बार आप अखबारों में खबर देख रही हैं। मैं पाकिस्तान का अखबार भी लगभग रोज पढ़ता हूँ, द डॉन, द जियो न्यूज़ वहाँ का बहुत पॉपुलर चैनल है, उसकी भी मैं वेबसाइट की खबरें देखता हूँ। उसके अलावा द नेशन है। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत सरकार जिस तरह तमाम चौकियां नष्ट होने की खबर आई कि बॉर्डर पर बहुत सारी चौकियों को भारत के अखबारों में सारे पटी हुई थी, बिल्कुल ये अखबार खबरों से पटी हुई थी। सारे शीर्षक बता रहे थे कि इतनी चौकियां उनकी नष्ट कर दी गई। पाकिस्तान में किसी भी अखबार ने इस खबर को, यहाँ तक कि खंडन की भी खबर को जगह सारी नहीं बातों दी। का की कड़ी अगर हम एक दूसरे से नहीं, जोड़ते ये हैं यूपी और के इलेक्शन से भी कनेक्ट हो रहा है। यूपी के इलेक्शन की ही बात Correct. हो रही है, सारी बातों की कड़ियां अगर हम जोड़ते हैं तो ये बीजेपी को इसका कितना फिर तो फायदा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 100% नहीं होगा ना। विधानसभा। मैं कह रहा हूं कि ये मुस्लिम जो वोटर है, आप सर्जिकल ऑपरेशन करते रहे, वो नहीं देने वाला है बीजेपी को वोट। पहले दिया है मोदी, लोकसभा चुनाव में उसने दिया है, उनमें से कुछ तबके ने दिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भी आई थिंक 73 सांसद चुन के गए हैं। बिल्कुल 80 में से 73 सांसद कम नहीं होते हैं। लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन मिला है प्रधानमंत्री जी को। मोदी की भी एक सीट है बनारस से। बिल्कुल। और ऐसे में यदि मोदी को अच्छी सीटें नहीं मिलती है, बीजेपी को नहीं मिलती है, तो ये इस एक पार्टी संदेश के जाएगा लिए कि लोगों ने भरोसा तो दिखाया है, लेकिन शायद वो खरे नहीं उतरे। केंद्र में शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तमाम विपक्षी दल जो है, कांग्रेस हो या अन्य दल है, उनका हमला बढ़ जाएगा। तो मोदी आसानी से केंद्र का शासन नहीं चला पाएंगे। इसलिए हर हाल में सरकार जो है यूपी और गुजरात पर फोकस कर रही है, बीजेपी का फोकस। इसलिए ये यात्राएं जो हो रही है वो सपा को काउंटर जवाब देने के लिए हो रहा है। लेकिन वो भी है, लेकिन है कि अब इनकी गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियां चलते हुए करोड़ों की गाड़ियां आती हैं और रथ यात्रा रास्ते में जवाब दे देती है। तो देखना है कि बीजेपी की गाड़ी जवाब देती है या चलती है। बिल्कुल परिवर्तन लहर लेके आती है। हमें लगता है कि हमें दर्शकों को आज की एक उस बड़ी खबर की भी जानकारी प्रिया देनी चाहिए कि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ा है एनसीआर के इलाके में। इस खबर के बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। इस खबर के बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। और इधर दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा में घुले जहर को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण स्तर के खतरे के निशान को पार कर जाने से निपटने के लिए कदम नहीं उठाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार की निंदा भी की। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के अपने आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है।
सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और सुना तपन जी आपने किस तरीके से आप ही ने इस खबर की बात भी सामने रखी थी, छेड़ा था इस खबर को प्रदूषण को लेकर के, किस तरीके से एनजीटी इसके पहले भी, दिवाली के पहले की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में कम प्रदूषण नहीं है। इसको लेकर के वक्त वक्त पर एनजीटी में सुनवाई होती रही है, फटकार लगाते रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार को हो केंद्र सरकार के हो, लेकिन सोल्यूशन निकलकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। प्रिया, आज मैंने दिल्ली के सारे अखबारों को पढ़ा था, उसमें द इंडियन एक्सप्रेस छोड़कर सभी अखबारों ने इसको लीड खबर बनाई है। तमाम अखबार हमारे पास भी पढ़े हैं। देखिए, प्रदूषण पर केंद्र दिल्ली को दर्शकों एनजीटी की बता रहे हैं फटकार कि कहा। बढ़ते प्रदूषण से बच्चों का भविष्य खतरे में। एनजीटी जो जिसे लगभग हाईकोर्ट का दर्जा प्राप्त है, हाईकोर्ट के इक्वल, उसने बहुत गंभीरता से इस मसले को उठाया है कि 1.5 करोड़ की जनता दिल्ली में रहती है और आसपास की जनता को मिला लें तो करीब 4 से 5 करोड़ की जनता इस पोल्यूशन से प्रभावित है, दम घुट रहा है। मैं आपके आज स्टूडियो आ रहा था, रास्ते में इतना धुंध था कि हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो चल रही थी और धुंध के कारण दम घुट रहा था। सुबह बच्चों को लोग या शाम को बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, इतना खौफ छाया हुआ है कि आज की सबसे बड़ी खबर है। यदि ये ब्रिटेन का मीडिया होता या अमेरिका का मीडिया होता तो ये 8 कॉलम से कम की खबर नहीं थी, बड़ी खबर है। हमारे अभी पिछले 3-4 दिनों से देखिए इस खबर को प्रमुखता से उठाया APN भी है, न्यूज़ दिखाया तो भी मैं है। भी देख रहा हूँ कि लगातार इस पॉल्यूशन की खबर को उठाया जा रहा है। चिंता का विषय है ये वाकई। एक तरह से इमरजेंसी वाली हालात हैं। चीन में भी एक बार इस तरह के हालात आए तो स्कूलों को बंद किया गया, यहाँ भी स्कूलों की टाइमिंग चेंज किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, बच्चा और बूढ़ा। बिल्कुल। ये दोनों बाहर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, दम घुट रहा है। ये कहाँ हो रहा है? देश की राजधानी में हो रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ सरकार बैठी हुई है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वहां पर ये गंभीर हालत है, ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि एक कारण नहीं है, यहाँ जो लैंडफिल जो बने हुए हैं, गाजीपुर का लैंडफिल हो या भलसवा का हो, ये लैंडफिल पर जलाने वाले कौन है? इससे भी धुआं निकल रहा है, इससे भी है सो वातावरण प्रदूषित हो रहा है। डीजल के वाहनों पर रोक लग गई कि 10 साल से पुराने जो डीजल के जो ट्रक हैं, वाहन हैं, उनको दिल्ली में चलाने की इजाजत नहीं होगी। फिर भी ये लुके छुपे चलाते हैं। दिल्ली पुलिस फेल है, आपकी नगर निगम फेल है, नगर निगम का टोल वाला उनको एंट्री कैसे दे रहा है? ये जो इस तरह की जो एंट्री मिल रही है उससे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सिर्फ चिंता जाहिर करने से क्या होगा? एक्शन तो लेना पड़ेगा। कारण बता रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इमारतें बन रही हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, हर तरफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप सिंगापुर चले जाइए, वहां पर पूरे कवर्ड करके वहां पर कंस्ट्रक्शन होता है। शाम को वहां धुलाई की जाती है, सड़कों की धुलाई होती है, कैंपस की धुलाई होती है, धूल का एक कण तक नहीं दिखता है। भारतवर्ष में ठीक उल्टा हो रहा है, सड़क पर जहां कंस्ट्रक्शन वहां धूल की परत, चारों तरफ बिखरा हुआ। एक गाड़ी अगर सामने से स्पीड में जाती है तो पीछे धूल का फव्वारा उड़ता है। यदि 500 फ्लैट एक बिल्डर बना रहा है तो कम से कम आधे किलोमीटर के दायरे में धूल आपको फैला हुआ दिखेगा। लोगों को बीमारियां हो रही हैं, ये कौन इसका खामियाजा भुगतेगा? सरकार सर्विस टैक्स ले रही है, सरकार इस पर सेल टैक्स ले रही है, सरकार इनकम टैक्स ले रही है, तो तुम्हारी जवाबदेही बनती है कि उनके हेल्थ का भी ध्यान रखो। लोग बीमार पड़ रहे हैं, गरीबों के पास पैसे नहीं है। मैं उन गरीबों से जब बात करता हूं तो मुझे चिंता होती है कि ये इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। चिकनगुनिया के लोग अभी भी अपंग होकर चल रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं और सरकार सोई हुई है। कोई कहीं परिवारवाद का झगड़ा हो रहा है तो कहीं का मुख्यमंत्री जो है वो आत्महत्या करने वाले मानसिक रोगी को है सो शहीद का दर्जा दे रहा है। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं चाहिए कि वो प्रदूषण जैसे मुद्दे पर गंभीरता से फाइट करें? वो दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अस्पतालों का दौड़ लगाकर आत्महत्या करने वाले को शहीद का दर्जा देने का, और उस नौटंकी में उलझे हुए हैं। राजनीति अखाड़े में उतर के एक दूसरे मुझे में बहुत उलझे खुशी हुए है, हैं, मुझे बहुत खुशी है कि नेशनल मेन है ग्रीन जिसपे- ट्रिब्यूनल ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया। पहले से ही इस विषय को उठाता रहा है वो। अच्छा, एक और चिंता का विषय मुझे लगता है कि मीडिया की बातें जनता तक नहीं पहुंच रही है। मैं जिस इलाके में रहता हूं, गाजियाबाद के जिस इलाके में, जी। वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। वो वसुंधरा इलाका है गाजियाबाद का। वहां मैंने देखा कि 12 बजे रात तक लोग पटाखे दिवाली के पहले और दिवाली के 3 रोज बाद भी छोड़ रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि क्या उन पर मीडिया का कोई असर नहीं है, टेलीविजन का, अखबारों का कोई असर नहीं पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 बजे रात के बाद पटाखे और आतिशबाजी न छोड़ो।
बुजुर्गों को मैंने परेशान होते हुए देखा, मैंने बच्चों को परेशान होते हुए Pets देखा, परेशान होते दम हैं। घुट रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, परेशान है। दिल्ली जैसे शहर में लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? आगरा और मेरठ को तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये जो लड़ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उन्हें तो शासन करना चाहिए, इसको बिल्कुल रोकना। अमल तो इस पे लेना पड़ेगा और एनजीटी ने जिस तरीके से इसकी इसमें सुनवाई एक की है, सबसे प्रमुखता बड़ा के साथ एक लिया जो है। कारण और है प्रदूषण जी। फैलने का, हरियाणा तो खेती के लिए मशहूर राज्य हाँ, है, फसलों पंजाब में। भी है, वहाँ फसलें जो जला दी जाती हैं, वो किसान कह रहे हैं कि फसल ऊपर से काटने के लिए हवाएं हमारे नहीं पास चल रही लेबर हैं। नहीं है, लेबर हाँ, नहीं है, हाँ, मजदूर नहीं है, तो हम जलाएंगे। ये जलाने पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? या जलाने के लिए मुआवजा दो कि भाई लोग नहीं जलाएं। बिल्कुल सरकार को ये तो कदम, ये सारी चीजें हैं जिसको सरकार को दिवाली से अमल में लेकर 6 के महीना आना पहले होगा। उठाना प्रदूषण चाहिए। पर हालांकि जिस तरीके से चिंता जाहिर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके की आबो हवा में हम सब रह रहे हैं, हम सब के लिए परेशानी का सबब है, मुसीबत का सबब है और इससे उबरने के लिए हमारी सरकारों को, प्रशासन को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस ओर। इधर आगे अगर खबरों की बात करें हम तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर के विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सैनिक रामकिशन के सुसाइड को लेकर के कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने शुक्रवार को भी मोदी सरकार पर ओआरओपी को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि ये पैसे किस तरीके से पैसे का नहीं, इज्जत का मामला है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूर्व सैनिक से किया अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया है। यहाँ आज एक्स सर्विसमैन मेरे साथ मिले और बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई। दो तीन चीजें उन्होंने कही, सेना के बारे में दो तीन चीजें कही। शायद सबसे जरूरी चीज ये कही कि राहुल जी, ये पैसे का मामला नहीं है, ये हमारी इज्जत का मामला है। ये पैसे का मामला नहीं है, ये न्याय का मामला है। तपन जी, क्या वाकई जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी बातें कही, सुना आपने भी, ये पैसे का नहीं न्याय का मामला है और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से झूठ बोल रहे हैं और ओआरओपी को लेकर ये के? तो समस्या मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय से ये मसला आ रहा था। जब ये बातें आ गई हैं कि 90,000 पूर्व सैनिकों की फाइलें, उनके जो सर्विस के रिकॉर्ड हैं वो मिसिंग है, नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए। हम लोग भी अपनी अपनी इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं, हमारे पीएफ के भुगतान में 6-6 महीना देरी हो जाती है, प्रोविडेंट फंड का भुगतान नहीं होता है, तो हम तो हल्ला नहीं मचाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं। सबसे जो गंभीर जो खतरा जो पैदा हुआ है, सरकार बनाने का कांग्रेस को भी मौका मिलेगा। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं भी हैं, ये इनको बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए कि क्या आत्महत्या को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस देश में। आत्महत्या अपराध है और आत्महत्या करने पर आप उछल कूद कर रहे हो, दौड़ रहे हो, उसे 1 करोड़ का मुआवजा दे रहे हो, आप उसको इस तरह से महिमा मंडित कर रहे हो, तो यहाँ तो आत्महत्या करने वालों की लाइन लग जाएगी। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं उनको बरगलाया भी जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। पप्पू जैसे नेता इस तरह का काम करेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा और ये संदेश बहुत अच्छा नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, मोदी सरकार की समीक्षा करना, गलत काम करने की, ये सबको राइट है, राजनीतिक पार्टियों को भी अधिकार है और मीडिया को भी अधिकार है कि सरकार गलत काम करती है तो में बैठी पार्टी का ही काम है, जो रूलिंग पार्टी है उसको आईना दिखाए, उसकी कमियों को दिखाए। लेकिन आत्महत्या जैसे कदम को, आत्महत्या के बारे में डॉक्टरों का मत है कि ये मानसिक रोग वाला मामला है, एक तरह का एक रसायन, एक केमिकल माइंड के अंदर में मूव करता है, कभी कभी किसी खास महीने में मूव करता है, वो अचानक उसके अंदर में हलचल पैदा होता है और चंद सेकंड, चंद मिनटों में खुदकुशी कर बैठता है। इसको बढ़ावा हरगिज नहीं देना चाहिए, समाज भी हैरान होता है, इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे राजनीतिक, इसका जो सियासी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं कांग्रेस को उल्टा दांव न
बिल्कुल, कांग्रेस पे ही उल्टा ना पड़ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तपन जी, तमाम खबरों पे ज्यादा जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।